अनीता की रानी और राधा नाम की दो हमशक्ल बेटियां थीं। हमशक्ल होने के बाद भी सभी लोग उन्हें आसानी से पहचान लेते थे, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी रानी लंबी थी लेकिन सुंदर नहीं थी, पर उसकी छोटी बेटी राधा नाटी थी लेकिन सुंदर थी। इन सभी बातों के चलते दोनों से किसी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। एक दिन हॉल में बैठी चाय पी रही होती हैं कि तभी पड़ोसन कमला उनके घर आती है और राधा उसके लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर वो कहती है, तुम राधा बेटी हो ना? ठीक हो बेटी तुम? हाँ आंटी जी, मैं ही राधा हूँ। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बेटी सुना है इस बार तुमने अपने कॉलेज में टॉप किया है? हाँ आंटी जी, इस बार फाइनल एग्जाम था, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। सोच रही हूँ आगे कोई कोर्स कर लूँ। अब जो करना होगा अपने ससुराल में जाके करना। अनीता तेरे दोनों बेटे शादी करने के लायक हो गई हैं, तो इन दोनों में से किसी की शादी तो कर। कब तक दोनों बहनों को अपने घर पर बिठा कर रखेगी? आजकल जमाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। समय अनुसार दोनों के हाथ पीले कर दे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जा। राधा बेटी तुम अंदर आ जाओ, देखो रानी क्या कर रही है, अभी उठी की नहीं सोकर। अपनी माँ के कहने पर राधा अपनी बहन रानी के कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अनीता कमला से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन दोनों बहनों की शादी नहीं करना चाहती हूँ? लेकिन क्या करूँ, मैं किसका दोष दूँ, इनकी किस्मत का या अपनी किस्मत का? एक तो दोनों बहनें हमशक्ल हैं, कुछ शादियाँ तो इनके हमशक्ल होने की वजह से टूट ही जाती है और कुछ शादियाँ इनके लंबे और नाटे होने के अंतर से टूट जाती है। तो एक काम क्यों नहीं करती, जहाँ तो इनकी शादी की बात करने के लिए जाए वहाँ के लोगों को मत बता कि ये दोनों हमशक्ल बहनें हैं और बिना बताए शादी कर दे। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। हाँ वो है, लेकिन पहले रानी की शादी करूंगी, उसके बाद ही राधा की कर सकती हूँ। लेकिन रानी की बात उसके रंग रूप की वजह में अटक जाती है और राधा की बात उसके नाटी होने के कारण से रुक जाती है। तो चिंता मत कर, जब जहाँ होना लिखा होगा हो जाएगा। दोनों बहनों की शादी अच्छे से होगी, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और कमला अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने गांव आती है, अपने ससुर से मिलने के लिए। जहाँ पहुंचकर वो घर के आंगन में चारपाई पर आंखें बंद किए लेटे अपने ससुर के कंधे पर हाथ रखती है। तभी उसका ससुर अपनी बहू और पोतियों को देखकर रोने लगता है और कहता है, बहू, मुझे तो लगा था कि अब तुम्हारी शक्ल देखने को कभी नहीं मिलेगी। मेरे आखिरी समय पर मेरी दोनों पोतियों से मिलवाकर तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था कि तुम आओगी भी या नहीं। ससुर जी ऐसा मत कहिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जैसे ही आपकी बीमारी का पता लगा आपसे मिलने के लिए आ गई। पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे की बातों पर ध्यान दो। मैं तो बस अब इतना ही चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी दोनों पोतियों की शादी देख लूँ। उसके बाद अगर मेरी आंखें बंद हो भी गई तो मुझे कोई शिकायत नहीं। आप ऐसा मत बोलिए ससुर जी, आप ठीक हो जाएंगे। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं वापस नहीं जाऊंगी। आप चिंता मत करिए, आप आराम करिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन मेरी तो दोनों पोतियाँ हमशक्ल है। तुम इन्हें पहचानती कैसे हो? वो मैं ससुर जी। रहने दो बहू, समझ गया। ये दोनों हमशक्ल सिर्फ शक्ल की बनावट है, बाकी एक लंबी है एक नाटी है। किसी को गलतफहमी होगी भी तो सिर्फ एक बार ही होगी, बार बार नहीं। ये बात सुनकर दोनों बहनें चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद अनीता भी रसोई में चली जाती है। समय बीतता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे अपनी हमशक्ल बेटियों की शादी नहीं मिलती। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और बहुत कोशिशों के बाद वो अपनी छोटी बेटी का रिश्ता ढूंढ पाती है, लेकिन वो छोटी थी और बड़ी को बिठाकर वो छोटी की शादी कैसे करे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। और वो अपने कमरे में बैठकर ये सब सोच रही थी कि तभी उसकी दोनों बेटियां वहाँ आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ माँ, आप परेशान क्यों हैं इतना? कुछ नहीं बेटी, कोई बात नहीं है। नहीं, आपको मेरी कसम है, सच बताइए माँ, क्या बात है? बेटी, मैंने बहुत मुश्किल से रिश्ता ढूंढा था राधा के लिए, लेकिन कायदे से तो तू बड़ी है, तेरा रिश्ता होना चाहिए। मैं कैसे तुझे बिठाकर तेरी छोटी बहन की शादी कर दूं? माँ सही कह रही है दीदी। नहीं राधा, माँ सही नहीं कह रही है। और आपको तो दोनों बेटियों की शादी करनी है, पहले इसकी करो या मेरी, क्या फर्क पड़ता है?
है तो हम दोनों हम शक्ल ही ना, किसको क्या ही पता चलेगा। आप हाँ कर दीजिए। अपनी बेटी की बात सुनकर अनीता अगले दिन लड़के वालों को घर बुला लाती है। तभी राधा की जगह रानी सबके लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और लड़के की माँ कहती है, बहन जी, आपने तो कहा था कि लड़की सुंदर है, लेकिन ये तो फोटो से बिल्कुल अलग है। लोग सही कहते हैं कि फोटो देखकर रिश्ता तय नहीं करना चाहिए। लो, हो गया ना धोखा, अब ये रिश्ता नहीं करना हमें। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए, ये वो लड़की नहीं है, वो तैयार हो रही है, ये उसकी बहन है। ये दोनों हमशक्ल बहनें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने यही बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अब आपका झूठ पकड़ा गया है। वैसे भी ये लड़की लंबी है मेरे लड़के से। ये वो लड़की नहीं है, मैं कह रही हूँ ना आपको। आप मेरी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं करना है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। इतना कहकर लड़के वाले वहाँ से जाने लगते हैं। तभी राधा वहाँ आती है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं और उन्हें अनीता की बात पर विश्वास हो जाता है। राधा की शादी फिक्स हो जाती है। सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और शादी का दिन आता है। तभी अचानक से लड़की की नजर राधा की बहन रानी पर जाती है, जो कि अपने दोस्त अमित के साथ खड़े होकर बातें कर रही थी, जिसे देखकर वो शादी करने से मना कर देता है और अपनी माँ से बहस करते हुए कहता है, आपने ये लड़की पसंद करी है मेरे लिए? ये कितनी बदसूरत है, ऊपर से हाइट भी मुझसे मैच नहीं करती। मैं नहीं करूँगा इससे शादी वादी। ये तू क्या कह रहा है? पागल हो गया है क्या? और तेरा कोई हक नहीं बनता है किसी भी लड़की की इंसल्ट करने का। तू तो यही बोलेगा ना, क्योंकि तू खुद काला है, काला भूत और लंबू सा। तू कौन सा बहुत अच्छा है? तू भी तो नाटा है, बस रंग से थोड़ा गोरा है। तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। और बेटा, ये वो लड़की नहीं है। तुझे भी मेरी तरह गलतफहमी हो गई है। ये दोनों हमशक्ल बहनें हैं, बस एक नाटी है तो एक लंबी। मैंने तेरे लिए इसकी छोटी बहन को पसंद किया है, जो बिल्कुल तेरी तरह है। लड़के की माँ अपनी बेटी को समझा ही रही थी कि तभी राधा शादी के जोड़े में उसके सामने आती है, जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि दोनों हमशक्ल थी। केवल उनकी हाइट और कलर में अंतर था। राधा को देखकर उसकी गलतफहमी दूर होती है। वो सबके सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों हमशक्ल हैं। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। आंटी जी, अगर आपको मैं आपकी बड़ी बेटी के लिए सही लगता हूँ तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, इससे बड़ी खुशी की बात तो और कोई नहीं हो सकती। इन दोनों हमशक्ल लंबी नाटी बहनों का घर एक ही मंडप में बस जाएगा। अनीता इतना कहकर अपनी दोनों हमशक्ल बेटियों की शादी एक ही मंडप पर कर देती है। इस तरह से देर से ही सही, लेकिन उसकी दोनों बेटियों का घर उनके योग्य वर के अनुसार बस जाता है और वो अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। पूजा और अंकुश एक खुशहाल दंपति थे। अंकुश एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा युवराज जिसकी बीवी का नाम मानवी था और छोटा बेटा आलोक जो कि एक अनाथ था। पर पूजा और अंकुश ने उसे अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया था। वो मलेशिया में जॉब करता था। पूजा और अंकुश अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन सब नाश्ता कर रहे होते हैं। बेटा, अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई है मेरी। अब तुम्हें घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। जी बाबूजी, आप चिंता मत करो। देखा, मैं ना कहती थी, मेरे दोनों बहू बेटे बहुत काबिल हैं। इस तरह वक्त बीतता जाता है और अंकुश की रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। मानवी को अपने सास ससुर के साथ रहना कुछ खास पसंद नहीं था। रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता है, पर धीरे धीरे मानवी अपने पति युवराज और सास ससुर के बीच फूट डालना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक शाम, सुनिए जी, आखिर कब तक हम मम्मी पापा के साथ यूं ही रहेंगे? हमारी खुद की भी तो कोई पर्सनल लाइफ है ना, हमें भी पर्सनल स्पेस की जरूरत है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जी मतलब एकदम साफ है, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनका भी फ्यूचर देखना है। सारी उम्र मम्मी पापा को ऐसे साथ थोड़ी रखेंगे हम। बात तो तुम सही कह रही हो, तो फिर बताओ क्या करना चाहिए? और क्या, माँ पापा को घर से निकाल दो, घर खाली करवा लो। इस तरह कुछ वक्त बीतता है। मानवी युवराज को भड़काना जारी रखती है और किसी न किसी बात को लेकर घर में कलेश करती ही रहती है।
और वो अपनी सास पूजा के साथ नौकरों की तरह पेश आने लगती है। एक रात पूजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अंकुश के पास भी पैसे नहीं होते। वो आधी रात को अपने बेटे का दरवाजा खटखटाने लगता है। युवराज, अरे बेटा युवराज, अरे दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या है युवराज, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को चैन नहीं है क्या? क्यों दुखी कर रहे हैं इतनी रात को? हाँ, क्या बात है बाबूजी, क्या परेशान कर रहे हो? युवराज, बेटा युवराज, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, उसे हॉस्पिटल ले चलो। आप दोनों का ना ये रोज का ड्रामा हो गया है। इतनी रात को कहाँ ले जाए हम मम्मी जी को? बुखार ही है ना, कोई दौरा तो नहीं पड़ गया? अंकुश आंखों में आंसू लिए अपने बहू बेटे की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है और सारी रात अपनी पत्नी पूजा के माथे पे ठंडी पट्टियां रखता है। किसी तरह यूं ही तकलीफ भरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन बाबूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ हाँ बेटा, कहो, क्या बात है? मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे कि आप दोनों इस घर से चले जाइए। मैं और मानवी आप लोगों के साथ और नहीं रह सकते। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? ऐसी इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? देखिए बाबूजी, आप तमीज से घर से चले जाइए, नहीं तो मुझे धक्के देना भी आता है। पूजा और अंकुश अपने ही घर में रहने के लिए अपने बच्चों के आगे गिड़गिड़ाते हैं और वो दोनों जबरदस्ती उनको घर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। दोनों रोते बिलखते एक वृद्धा आश्रम में जा पहुंचते हैं। वहीं उनका छोटा बेटा आलोक मलेशिया से शादी करके वापस अपने घर लौट आता है और देखता है कि माँ बाबूजी घर पर नहीं है। वो जल्दी से अपने भाई भाभी से पूछता है, युवराज भैया, माँ बाबूजी कहाँ हैं? तेरे माँ बाबूजी अब यहाँ नहीं रहते, ये मेरा घर है और मैंने उन्हें निकाल दिया है मेरे घर से। अब तू भी दफा हो जा यहाँ से। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर आलोक चुपचाप मौली को लेकर वहाँ से चला जाता है और हर जगह अपने माँ बाबूजी को तलाशने लगता है, पर कहीं भी उन दोनों की कुछ खबर ही नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ अंकुश अपने दिल के जज्बातों को कागज पर उतारना शुरू कर देता है और एक किताब लिख देता है। एक दिन आलोक मार्केट में सब्जी खरीद रहा होता है, तभी उसकी नजर सामने आते हुए अपने पिता अंकुश पर पड़ती है। बाबूजी, बाबूजी आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे बेटा आलोक, तुम यहाँ? बाबूजी, मुझे सब पता है, सब जानता हूँ मैं कि क्या क्या हुआ आपके साथ, उन्होंने किस तरह क्या किया आपके साथ। आलोक अपने माँ बाबूजी को अपने साथ घर ले जाता है। उसकी बीवी मोली अपने सास ससुर का बड़ी खुशी के साथ स्वागत करती है। अगली सुबह मौली जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर रही होती है। तभी पूजा और अंकुश वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मंदिर में भगवान की प्रतिमा के साथ उनकी तस्वीर भी रखी है, जिसे देख उनकी आंखें भर आती हैं। बेटा, ये क्या, तुमने हमें भगवान का दर्जा दे दिया? इस अनाथ को रोड से उठाकर आपने अपने सर पर बिठा लिया, इतना प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, मेरी जिंदगी को आपने सफल बना दिया, तो आप मेरे भगवान ही तो हुए। बेटा, मुझे बहुत गर्व है तुझ पर, बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि आलोक मेरा बेटा है। बाबूजी, माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों के आ जाने से ये घर स्वर्ग बन गया। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। आलोक और मौली दोनों माँ बाबूजी की खूब सेवा करते हैं। एक दिन यूं ही घर का काम करते हुए मौली को अपने ससुर जी की लिखी किताब मिलती है। जब वो उसे खोलकर पढ़ना शुरू करती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो उसे लाकर जल्दी से आलोक के पास जाती है और उसे प्रिंट करवाने के लिए कहती है। कुछ ही समय बाद वो किताब प्रिंट हो जाती है। उसका नाम जिंदगी के खेल रखा जाता है और बहुत ही तेजी के साथ उस किताब की कहानी लोगों के दिलों में उतर जाती है और अंकुश बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ बेटा, एक तुम्हारा भाई युवराज है
जिसे हम बोझ लगने लगे थे हरदम। माँ, बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ये तो मेरा फर्ज है और मैं तमाम उम्र अपने फर्ज निभाता रहूंगा। तभी फोन की बेल बजती है और अंकुश जी फोन उठाते हैं। हेलो। सर, आप अंकुश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अंकुश ही बात कर रहा हूँ, बताइए। सर, आपकी बुक जीवनी को लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसीलिए आपको 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जा रहा है। प्लीज कल आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ताज होटल पर आ जाइएगा। अंकुश की फोटो हर अखबार में छपती है, साथ ही उनको सम्मानित करने की बात भी हर जगह फैल जाती है। युवराज और मानवी को जब ये पता चलता है तो उनके मन में लालच भर जाता है और वो भी उस समारोह में जाते हैं जहां आलोक, मौली, अंकुश और पूजा सब एक साथ बैठे होते हैं। सबको एक साथ देख युवराज और मानवी के होश उड़ जाते हैं। वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं, बाबूजी, हमें माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई। हाँ जी माँ जी, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ घर वापस चलिए आप। तुम दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं। रिश्ता तो हमारा उससे दिन खत्म हो गया था जब तुमने हमें हमारे ही घर से बेदखल कर दिया था। मेरे बच्चों, बहुत देर लगा दी तुमने ये बात समझने में। भगवान तुम दोनों को खुश रखे, बस हमें माफ करो। समारोह में अंकुश को सम्मानित किया जाता है और सब लोग उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। ये देख युवराज और मानवी को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगता है और उनके मन में भी अपने माता पिता के लिए सम्मान की भावना जागने लगती है। साथ ही उन्हें उनकी अहमियत भी पता चलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पारिवारिक संघर्ष से भरी ये कहानी? क्या आपके आसपास भी कोई माता पिता इस तरह के संघर्ष से जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।